मैसेज जो साइंटिफिक सोने का समय है, साइंटिफिक वो है 9 से 1 बजे तक। अगर हम उस स्लॉट को में सो लें, वही सबसे गहरी नींद आती है। तो हमें 9 से 1, चलो 9 से 2 सो लें, 5 घंटे हो गए, 19 घंटे तुम्हारे पास है राहुल उसके बाद। इसीलिए कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हें टाइम मिलेगा उतना तुम काम करोगे। जो दुबई से कौन आता आईएएस की तैयारी करने? दुबई तो डॉन लोगों के लिए फेमस है। आईएएस की तैयारी, मैंने पूछा कि कहां थे पहले, बोले मैं दुबई में था। दुबई में आईएएस बनना है। खैर तैयारी शुरू हुई। एक ही अटेम्प्ट था इनके पास, बाय एज एक ही अटेम्प्ट था। अब जिस आदमी ने पिछले 10 साल जॉब की हो, कभी पढ़ाई से नाता ना रहा हो, लेकिन उस आदमी ने फिर भी मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का मुद्दा रहा होगा, 1-2 नंबर से इनका प्रीलिम्स रुक गया। कितनी मेहनत की होगी, 10 साल बाद अपनी धारा को चेंज किया। ये छोटी बात नहीं है सर। 10 साल जॉब करना, 10 साल नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आके पढ़ना मतलब तपस्या। इमरान खान शांति में रहते हैं एकदम। नाउ पाकिस्तान इज टीचिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लीगैलिटी। अब उन्हें 60 साल में पता चला कि बदतमीज मतलब क्या, बदतमीज मतलब होता क्या है। अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स क्या थे? सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, मनमोहन सिंह, डिसेंट, रॉयल बिहेवियर। नो प्लीज वी कैन नॉट डू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब वो दूसरा आदमी, तो 2 भाई हैं, राहु और केतु। वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं। हाँ कर दे। इमरान खान, शोएब अख्तर ने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कहा कि कल पहली बॉल पे तेंदुलकर का विकेट लूंगा। आ रहा है, मुझे समझ में आ गया तेंदुलकर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं। ये स्टीव वॉ की नकल करने लगे। ये सब स्टीव वॉ करता था, पर वो बड़े ढंग से करता था। पहला ओवर 18 रन। शोएब अख्तर के बाल वहीं जमीन पे झड़ के गिर गए तुरंत। जमीन पकड़ लिया शोएब अख्तर। हटाना पड़ा उसको। सेकंड ओवर में बुलाया, थर्ड ओवर में बुलाया ही नहीं। बोलो मत। वो जो तुम बार बार बोलते हो ना, तो तुम्हारी जो वो अंदर आग है वो निकलती रहती है। शोएब अख्तर ने एक वर्ल्ड, मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहाँ पे सोया हूँ, गुरुद्वारे में खाना खाया हूँ, एक होटल के बियर बार में काम किया हूँ। लेकिन बाबर की एक लाइन, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर। कयामत तक लड़ेंगे। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में। और जिसने भी हाथ देखा होगा उसने कहा होगा कि भैया ये सूर्य वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है भैया, और आके शुक्र पे मिल रही भैया। 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। और बताया होगा कि तीन लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई। राहुल गांधी, तो 2 भाई हैं, राहु और केतु। वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं। हाँ कर दे। वो
वो सोचते नहीं प्रोज कौन, मतलब ही नहीं। बस फिर रात में 8 बजे अंकल आ जाएगा कि बस नोटबंदी कल से लागू 12 बजे से। परेशान है पूरी पब्लिक देश की, लाइन में खड़ी, मर रही, गाना गा रही, चिल्ला रही है, नेक्स्ट टाइम विल नॉट कम इनटू पावर। हाँ ठीक है, फिर 3-4 महीना बीता, देखा यार देश में बड़ी शांति है, कुछ हो नहीं रहा। बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फिनिश, कानून पारो करो। हाँ, लोकसभा में बिल आई, 2 बजे राज्यसभा पहुंची, उसी दिन पास हो गई, पूरा पार्लियामेंट परेशान, बिल पास हो गई। हाँ बोले पास हो गई। अकबर असदुद्दीन ओवैसी कह रहा, हाउ कैन दिस हैपन? वो जयशंकर प्रसाद ने कहा, दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू सलाम। एक दिन में बिल पास करा दिया। तो 2 भाई हैं। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत कि मैं कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, बाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। तो भाई ये है आई। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, शाहरुख साहब ये आपके इतने घने बाल हैं, तो उस बाल का क्या राज है? और हम चारों लोग जहां बैठे हुए हैं पत्रकार, उन चारों के बाल मिला दें तो आपके उससे ज्यादा बाल हैं। तो शाहरुख ने जवाब दिया कि आप चारों लोगों को मिलाकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो मेरे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उनकी मंशा रही होगी जवाब देने की, उन्होंने वैसा जवाब दिया। इसके बड़े सारे अच्छे जवाब भी हो सकते थे, बहुत ही सुलझा हुआ जवाब हो सकता था। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। कुछ नहीं हो, कोई गाली देने लगेगा आपको, आप विचलित हो जाओगे कि अरे हमको गाली दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, जब से निकला है तब से गाली दे रहा है। आप बात करिए लोगों से, अरे गांधी जी चोर थे, खड़े होने की तमीज नहीं है। कायदे से हवा चल जाए तो उड़ जाए, गोरखपुर से बनारस पहुंच जाए, और गांधी जी चोर थे। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है। एक मारवाड़ी जो है वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हाँ। कहा अच्छा काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया, उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि यार ये तो धोखा दे गया हमको। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल आऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसने उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। एक मारवाड़ी जो, आप 2 बजे रात में पूना में टहल रहे, पुलिस वालों ने रोका कि कहां टहल रहे हो? क्या साहब ऐसे ही टहल रहे, बहुत मारेंगे। ऐसे ही तुम्हारे मन में आएगा तुम किसी को मार भी दोगे? जेन्युइन रीजन बताओ कि सर आइसक्रीम खाने गए थे एमजी रोड पे। अच्छा ठीक है, नहीं मारेंगे आपको, वो भी इंसान ही है सर, पर उनकी ट्रेनिंग, उनको पता है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। आपने कहा सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाए। आपने कहा सर गलती हो गई, सॉरी सर, मैंने सोचा कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे ही निकल आया। जेन्युइन आंसर है। आप 2 बजे रात में पूना में टहल रहे, पुलिस वालों ने रोका कि कहां टहल रहे हो? चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त एक मलयकेतु, और दोनों होनहार थे। तो जब राजा बनाने की बात आई तो यह हुआ कि राजा किसको बनाए। चाणक्य ने एक दिन गले की साइज की माला चंद्रगुप्त के गले में डाल दी, गले की साइज की, और फिर मलयकेतु को एक दिन बुलाया, कहा बेटा माला निकाल लाओ, न लड़का जगे न माला टूटे। मलयकेतु वेंट एंड सॉ
एंड देन रिटर्न बैक एंड सेड कि गुरुदेव या तो माला टूटेगी या लड़का जागेगा। बोले कोई बात नहीं। फिर वो माला इसके गले में पहना दी, मलय केतु के गले में। और एक दिन यही सवाल चंद्रगुप्त से किया कि बेटा माला ले आओ, ना लड़का जागे ना माला टूटे। He went and he watched Malaketu for some time. Then he picked up the sword and blew away the head of Malaketu, and he brought the mala. और तब चाणक्य ने कहा कि यही एक रास्ता था बेटा। चाणक्य, तुम कभी कभी कहते हो ना कि स्वामी विवेकानंद के पास इतनी क्षमता कैसे थी? आपके अंदर भी है सर। ये वेस्टर्न कंट्रीज ये हमें डरा रही हैं। 1 अरब 30 करोड़, अगर सिर्फ हम डंडा उठा के दौड़ेंगे ना किसी कंट्री की तरफ, 50 करोड़ उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा। लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, ये देखो, ये है रियल कन्वर्जन। इसीलिए हिंदू धर्म ने कभी कन्वर्जन के लिए मिशनरी नहीं भेजी। तुम कभी दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, चपरासी, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है? और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं, यही इंफॉर्मेशन देते हैं। साहब कितने बजे आते हैं, साहब कितने बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं, गोल्फ खेलने कहाँ जाते हैं। और या फिर जो लोग हरिद्वार चले गए, जिन्होंने कहा भैया हमें नहीं बनना IAS, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें कुछ बनना ही नहीं। आज आप गेरुआ पहन लो, आज आपके जीवन की सारी चुनौती खत्म, क्योंकि आपने मान लिया कि आप इस जीवन की लड़ाई में शामिल नहीं हो। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। मैं राहुल गांधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं रहता हूं। मैं तो कहता हूं कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और हमारी क्लास एक बार अटेंड करनी चाहिए हिस्ट्री की। लेकिन अब राहुल गांधी जी अपने पर नाना के बल पर राज करना चाहें कि हमारे पर नाना अच्छे थे, तो तुम तो अच्छे नहीं हो ना, देश तो तुम्हें चलाना है। तो देश हमेशा एक काबिल आदमी के हाथ में होना चाहिए। इस देश में काबिल लोगों की कमी है यार। तो देखो कन्हैया कुमार है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसको कोई जवाब नहीं दे पाता जब वो बोलता है। तो तुम कभी उसको सुनो, पकड़ लेगा जाके, कहता है गोड से मुर्दाबाद बोलू। ये सब भागने लगते हैं। बीजेपी में एक से एक नेता है, अच्छे अच्छे नेता है। किसी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, सारे पार्टी में अच्छे नेता है, पर वो अच्छे आदमी आगे तो आए। मैं राहुल गांधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं। राहुल गांधी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े घर में पूरी पार्टी, पूरा परिवार सब परेशान है किसी तरह इनको प्रधानमंत्री बना दे। आज तक कोई डाटा नहीं होगा टीचर उचर, जिसको भी पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री, टीचर खुद ही होमवर्क कर देता होगा क्लास में। और जिसने भी हाथ देखा होगा उसने कहा होगा कि भैया ये सूर्य वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है भैया, और आके शुक्र पे मिल रही भैया, 25 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। और बताया होगा कि तीन लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, शादी ही नहीं हुई। लोग कहते हैं ना कि राजा किसी से बात नहीं करते, घमंडी होते हैं। ऐसा नहीं है सर, कोई घमंडी नहीं होते। जब हम किसी चीज को डाइजेस्ट करते हैं ना, जैसे आज मैं देखता हूं लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। आप सेव ही नहीं करते सर, फाइल सेव नहीं करते। आप पढ़ने के बाद अगर दुनियावी बातों में इन्वॉल्व होते हैं, जितना आपने दिन भर पढ़ा है सब डिलीट हो जाएगा। तो आप पढ़ाई की आपने 12 घंटे, लेकिन आपको पढ़ने के माहौल में रहना है 24 घंटे, और उस माहौल में आपको अपना एंटरटेनमेंट ढूंढना है। क्लियर? दूसरी बात क्लियर हुई? यूपीएससी सिविल सर्विस इज अ गेम ऑफ एवरीडे स्ट्रेस, एवरी डे। इस एग्जामिनेशन का सबसे खतरनाक एंगल यही है, एवरीडे स्ट्रेस। डेली वो हिंदी न्यूज़पेपर हजम करना है आपको। एंड हिंदू इज नॉट अ न्यूज़पेपर, इट्स अ पुराण। लोग कहते हैं ना कि राजा किसी से बात नहीं करते, घमंडी होते हैं। ऐसा नहीं है सर। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना
तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। जब हार जाओ चुप। 1398 1398 तैमूर हिंदुस्तान आता है, तबाही मचाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। 1398 से लेके 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आप समझ लो 150 साल हिंदुस्तान की हालत खराब, सब कुछ तहस नहस। और उस परिस्थिति में सर 1556 में एक 15 साल का लड़का गद्दी पे बैठता है, अकबर। सर हालात देखो आप, हम नाहक में उसे ग्रेट नहीं कहते सर, हम ग्रेट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई तुमने इस हालात से तुम निपटे कैसे। एक आदमी कह रहा है मेरा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है, सबके देते हैं दुनिया में, कौन सा पड़ोसी जो किसी को गाली ना दे। और अगर ऐसा है कोई तो आप बताइए, मैं तो मिलूंगा उस आदमी से। लोग कहते हैं मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े, रिश्तेदारों का काम ही है, और क्या करें वो। 1398 किंग का हमें बाहर से क्राउन दिखाई पड़ता है। व्हेन वी सी प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हमें लगता है कितना मजा ले रहे हैं। एवरी डे इज अ चैलेंज फॉर हिम। सी द प्रेजेंट सिनेरियो, इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर इज गोइंग ऑन विद यूक्रेन, तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, वो बेचारे क्या करें। पर ये सारा प्रेशर वो भी तो झेल रहे हैं ना। तो जो जितना प्रेशर झेलना ही, बिकॉज यू आर अ किंग का हमें बाहर से क्राउन दिखाई पड़ता है। व्हेन वी सी प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हमें लगता है कितना। आप लोग वेकेशन पे जाते हो घूम। परिवर्तन को समझो। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे, उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके कार लेके चले जाते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, जवान लड़ाओगे और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। परिवर्तन को समझो। सिकंदर पहुंचा दंडिन के पास, कहा मैं सिकंदर अगर पहाड़ों को हुक्म कर दूं तो पहाड़ भी चलते हैं। दंडिन ने कहा दिखा चला के। सिकंदर को लगा कि ज्यादा बोल गए यार। सिकंदर ने कहा कि बाबा जी टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे, बोले हाँ कट डाल, मना किया क्या तुझे। तब सिकंदर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जी हमारे साथ चले चलते, हमारे गुरु ने एक सन्यासी मंगाया, हमको काहे पचड़े में डाल रहे, हमारे साथ चले चले, जो पैसा रुपया बोलेंगे हम देंगे। बोले पैसा रुपया नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दे सिकंदर, चलूंगा तेरे साथ। कहा बाबा जी पूछो। कहा मान ले तुम परोस्थल में फंस गया और तुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, अगर तुझे एक गिलास पानी नहीं मिला तो तू मर जाएगा, और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, तो तू उस एक गिलास पानी के लिए मुझे क्या दे सकता है। सिकंदर ने कहा सरकार आधा राज्य दे दूंगा। बोले कहा मैं तब भी ना दूं तो। बोले सरकार पूरा राज्य दे दूंगा। बोले सोच सिकंदर, तेरे पूरे राज्य की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है, तू क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से। और सिकंदर उस बात को सोचने लगा कि हाँ यार मेरे साम्राज्य की कीमत तो एक गिलास पानी से ज्यादा है ही नहीं, बुखार से मर गया। सिकंदर पहुंचा दंडिन के पास, कहा मैं इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहां के लड़के नहीं शर्माते, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग, कि लड़कियां बैठी थी क्वेश्चन पूछ रहे थे हम ही से, हमको टारगेट कर रहे थे। यूपी में तो सेमिनार लेने जाओ तो वहां तो अलग ही सीन होता है। सर वो हमारे चाचा एजुकेशन मिनिस्टर, अच्छा आइए बैठाओ, इनको मारो 2 डंडा घुमा घुमा के। जब भी किसी से सीखने जाओ सर झुका कर जाओ, अपने पापा का टैग लेकर कभी मत जाना, कुछ नहीं सीख पाओगे। कभी भी मत बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा की वजह से वो तुम्हें कुछ बता रहा है तो भी तुम सीख नहीं पाओगे। कभी मत जाओ, क्योंकि टीचर अगर तुम्हारे पापा को देखकर प्रभावित है कि तुम फलां के लड़के हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तो वो टीचर है ही नहीं। टीचर तो हर अर्जुन को हेल्प करेगा, जिसमें वो देख लेगा कि ये बंदा उड़ा देगा बैटलफील्ड को, उसकी वो हेल्प करेगा, दूसरों को भी उठाने की कोशिश करेगा। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां के, मेरी माँ लॉयर है, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया,
हमारे पास 10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर और पोस्टिंग की ज़रूरत पड़ी। मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, पैसे तो थे नहीं घर में। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें। माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बचे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाएंगे कैसे। अबे उन्होंने कहा बेच दो यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए, पढ़ते रहे। तो जब मेरा IAS के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए है ना कि जब तक ये संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्यों? ये फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं। फोटो बहुत इंपॉर्टेंट। ये फोटो अपने आप में दर्शन है। इंद्रियां, ये घोड़े इंद्रियां, ये रथ मानव का शरीर, अर्जुन आत्मा, कृष्ण परमात्मा, लगाम सांसें। और जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम प्रभु को पकड़ा दी, उसके बाद विजय ही विजय है ना कि जब तक ये संसार रहेगा। सबसे महंगा एंड्रॉइड। इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। उसकी बेटी, 50 बेटे थे सर, 50। ग्वालियर में बीमार हो गया वो। उसने अपने बेटों को खत लिखा कि आओ मेरी मदद करो। कोई नहीं गया कि मान लो अब्बा वहां मर गए तो यहां दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। उसकी बेटी गई सर, रजिया। उसने कमांड ली अपने हाथ में, ग्वालियर के राजा को हराया सर, ग्वालियर पे कब्जा किया। उसने ग्वालियर में अपनी बेटी का राज्याभिषेक कर दिया। 13वीं शताब्दी का मुसलमान। उसने ग्वालियर में, उसने कहा मेरे बाद मेरी बेटी। नहीं सर, ये मास्टर ब्लास्टर हमारा आपसे अभी आपने शायद सुना नहीं इसको कायदे से। इसने कहा आपको दूसरों को नहीं सुनना सर, आप अपने बेटे को सर फिर से भेजिए, हो सकता है वो भारत को दूसरा अकबर मिल जाए। आज तो सर हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना सर। इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। रिसेंटली हमने पहली भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे, अर्जुन से पहले, पर उनको पता नहीं था कि इनको मारना कैसे। तो वो उसका कोच है अर्जुन का, कृष्ण। वो कहता तू टेंशन मत ले, शिखंडी को खड़ा कर दे। उसने शिखंडी को खड़ा कर दिया, पितामह ने हथियार रख दिए। अर्जुन पलटा पीछे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है। बोले आइटम सॉन्ग देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बीवी की साड़ी खींची जा रही थी, ये भी बैठा हुआ था। वो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा अभिमन्यु, वो जब मारा गया तो वो निकाल के तो लौट गया। भीष्म पितामह से बहुत लोग लड़े होंगे। चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त एक मलयकेतु, और दोनों होनहार थे। तो जब राजा बनाने की बात आई तो यह हुआ, विवेकानंद को सीखना था, वैश्या से सीख लिए। सीख तो तुम किसी से भी सकते हो। मैं चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं, लेकिन अगर तुम्हें सीख मिल रही है तो ले लो। और मैं तो तुमसे एक ही बात कहूंगा, ध्यान करो और योग करो, मन को जिंदा करो और शरीर को जिंदा करो, ताकत पैदा करो। ताकत से उत्साह पैदा होगा और उत्साह से तुम विजेता बनोगे। विवेकानंद को सीखना था। बेंगलोर में, कर्नाटका में 1 महीने पहले
अन्नामलाई, यंग एसीपी, रिजाइन कर दिया उसने। मैं 1 महीने पहले उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था। रवि चन्नानवर, प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स विद अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। बोला सर 1 साल होटल में काम किया वेटर की तरह। रवि चन्नानवर, आप डाल के विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे डालिए रवि चन्नानवर। जब वो हैदराबाद पढ़ने आया, कोचिंग करने आया है, तो उस आदमी के पास खाने को नहीं था। प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, प्रेजेंट कह रहा सर 10 साल नौकरी करूंगा बस, ओनली 10 ईयर्स, फिर राजनीति करनी, पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह बैंगलोर में। अब वो नया लड़का, ये 23 साल का, 22 साल का, ये लड़का मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, ध्यान करने गया है, और बगल में पायल की आवाज आ गई। इसने एक आंख खोल के देख लिया, इसका ध्यान टूटा कि नहीं? इसलिए वुमन को, पावर को इज्जत दी। हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत को शक्ति कहा, इसलिए औरतें बहुत टेंशन में नहीं होती कि आईएएस बनना है, मिनिस्टर बनना है, जानती बन जाओगे, फंसा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जब तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, गेट आउट, उसको बड़ा बोला, अरे मुझे मना कर दिया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उनसे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी। इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो, दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। अब वो नया लड़का, ये 23 साल का, 22 साल का, ये लड़का, इनको शर्म नहीं आती आज। अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल पहले, और फिर अकड़ के टहल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, तब कहां मर गए थे? राजपूत हैं। अच्छा, तब कहां थे जब ये लोग थे? जमीन पे बैठाते थे अंग्रेज, जमीन पे, नीचे बैठ, शुक्ला है भैया, शुक्ला। नीचे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो। तुम बस सोच के देखो, सोच के कि तमिलनाडु से एक आदमी कानपुर आता है और तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, और तुमको जमीन पे बैठा हुआ है, पूरा परिवार को। कभी तुम्हारे भाई को चाटा मार देता खींच के। बस सोचो, आज जाके इस बात को सोचना, तुमको फील होगा कि अरे भगवान, और तुम्हारा ही पैसा ले रहा है। तुम सोचो इन बातों को। इनको शर्म नहीं आती आज। अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी इतिहास दुनिया का एकमात्र विषय है जो 2 लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी और एक आम आदमी के लिए। जो शाही वर्ग का इतिहास होता है वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, साक्ष्य, सबूत, लॉजिक नहीं। लॉजिकली आप दुनिया में किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो, लॉजिक, लेकिन एविडेंस, इसलिए कोर्ट लॉजिक नहीं मानता। कोर्ट क्या मानता है? एविडेंस मानता है। तो एक इतिहास लिखा जाता है लॉजिक के आधार पे, लॉजिक, और एक इतिहास लिखा जाता है एविडेंस के आधार पर। दोनों में बहुत फर्क है। और इतिहास इतना बड़ा विषय है, और विषय के साथ साथ मतलब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होने के साथ दर्शन भी है। जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास। और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा? एक राजा के पास एक सेवक था, और राजा अपने सेवक को बहुत मानता, बहुत, अपने साथ खाना खिलाता था, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था, बहुत मानता। एक दिन राजा और सेवक जंगल में जगह शिकार करने का और भटक गए। दोनों को भूख लग गई। एक पेड़ दिखाई पड़ा, उसमें फल लटका हुआ था। राजा ने फल तोड़ा, काटा, काट के एक टुकड़ा उसको दिया अपने सेवक को, उसने कहा यार एक और दे दो। ऐसे वो मानता गया। अंतिम में राजा के हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा बचा। राजा ने कहा इतना मीठा है, हमको भी खाने दो भैया, हम भी भूखे हैं। तो कैसे लालची आदमी हो यार। उसने छीनने की कोशिश की, राजा ने नहीं छीनने दिया। राजा ने टुकड़ा मुंह में डाल दिया, और जब मुंह में डाला तो उल्टी कर दी राजा ने। इतना कड़वा फल, जहर जैसा। तो राजा ने उस सेवक की तरफ पलट कर देखा, पूरा खा लिया। तो सेवक ने कहा किस हाथ से इतने मीठे फल खाए हैं, अगर एक कड़वा भी खा लिया तो उसकी क्या शिकायत करना। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है, अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना।
और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा? एक राजा के पास एक सेवक था। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हां अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। मैं कैंसर के पेशेंट से मिला, मुझे पता नहीं था कैंसर का पेशेंट है, तो वो स्कीइंग कर रहा था कश्मीर में, तो जिस तरह से वो कर रहा था ना, उस तरह से अच्छे केयर्स नहीं करते हैं, स्टीप उस पर चलाया था एकदम, हल्का सा मिस किया तो गए। तो मैंने कहा आप स्कीइंग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं? कहा अरे यार स्कीइंग फेस्टिवल क्या होता, मैं तो मजा ले रहा हूँ। उनके साथ एक साहब और थे, हमने कहा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बोला इनको 6 साल से कैंसर है, और 6 साल से डॉक्टर एक ही बात कह रहा है कि बस 1 महीना और जिंदा रहोगे। बोले वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है, इतना विल पावर उस आदमी ने अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है कि वो लास्ट फेज आ ही नहीं रही है। कैंसर का लास्ट फेज है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो उस आदमी ने मुझसे कहा मैंने मूवी देखी आनंद, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाली, कहा उस मूवी ने बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि मैं हंस हंस के मरेंगे, तब से मर ही नहीं रहे। जब से ठान लिया कि हंस हंस के मरेंगे तब से मर ही नहीं रहे। ये अजीब सी खेल है, बहुत अजीब सा खेल है। लगभग सारे नेता 1950 के आसपास के जितने भी नेता हैं, सबने किताबें लिखी। नेहरू ने लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, अंबेडकर ने लिखा, और आज 545 में से 2, 4, 5 लिखते। लगभग सारे नेता 1900। आज मैं शाम को क्लास ले रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी समझदारी का विकास कैसे करें। मैंने कहा सूखा हुआ पेड़ देखा है? बोले देखा है। मैंने कभी उस पर पानी चढ़ाते हुए किसी को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा बस जितनी यूटिलिटी पैदा कर लोगे दुनिया में, कुछ चीजों पे ही तुम्हें ध्यान देना है, सब पर ध्यान ही नहीं देना। तुम एक शादी में गए, तुम्हें कोई खाना नहीं पूछ रहा है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछ रहा है, वो दुखी होने की बात नहीं है, वो जागने की बात है कि यार मेरी उपयोगिता क्या है, क्यों पूछेंगे लोग मुझे। तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर आया, तुम्हारा दोस्त, पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा, ये दुखी होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खुश हो जाए तो 100 करोड़ का टेंडर दिला दे साल भर में, बस। तो वहीं पर एक बात ये पैदा होगी कि यार मेरी यूटिलिटी नहीं है। आज मैं शाम को क्लास ले रहा था, तो हम चाणक्य के 2 शिष्य थे, एक चंद्रगुप्त और एक सर मुझे कोई मतलब नहीं है सर, मुझे जो करना है मैं करूंगा सर, मुझे ना तो किसी की आलोचना से डर लगता है, ना मुझे किसी की गाली से डर लगता है, डर लगता ही नहीं सर। मैं तो एक छोटे से डाकखाने के बाबू का बेटा हूं सर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम 2 कमरे के मकान में रहते थे सर, डाकखाना कॉलोनी, गोंडा। भगवान ने सर पे हाथ रख दिया सर, चीजें समझ में आने लगी। हम कोई राजा घर में थोड़ी पैदा हुए सर कि हम कंटेसा पे चलते थे, कि हम ऐसा करते, नहीं सर। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे शिक्षा का काम नौकर बनाना नहीं है, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना, कनेक्टिविटी सिखाना, सोचना सिखाना। सबसे ज्यादा अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी में बैठा, उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म।
राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी। बीरबल कहां के पढ़े हुए हैं? बीरबल के पास इतना दिमाग कहां से आया? तो मौलाना ने पूछा, मुल्ला तो प्याजा ने पूछा कि बीरबल ये महेश दास ये बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने कहा सरकार हमको पता है आपके मन में क्या चल रहा है। बोले बताओ क्या चल रहा है? बोले आपके मन में चल रहा है कि अकबर अमर हो जाए, आपके मन में चल रहा है कि अकबर का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल जाए, आपके मन में चल रहा है कि दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों की शादी अकबर से हो जाए। अकबर ने पलटकर मुल्ला की तरफ देखा, कहा मुल्ला क्या चल रहा है? बोले सरकार बिल्कुल यही बातें मेरे मन में चल रही। अब ये चीज किस स्कूल में पढ़ाई जाती है सर? कहां बताइए हमें। लेकिन ये विकसित कैसे होती है? शिक्षा से सर। ये समझदारी, ये कॉमन सेंस, इसका मूल बेस क्या है? एजुकेशन। बीरबल कहां के पढ़े हुए हैं? आईआईटी और अगर तुम्हें अपनी औकात कहनी पड़ रही है तो तुम्हारी औकात है ही नहीं। औकात एक ऐसी चीज है जिसे कहना ना पड़े। और अगर कहनी पड़ रही है तो उधार की औकात है कि जब दूसरे की ताकत पे लड़ोगे ना, और अगर गलती से पीछे वाला हट गया, सुग्रीव के साथ यही तो हुआ। रामचरितमानस के सुग्रीव, राम ने कहा जाओ, खड़े पीछे। पहली राउंड में बाली ने बहुत मार मारा इनको, भाग के आए और बोला कि अब हट जाओ मेरे सामने से। कहानी तो सभी पढ़ते हैं, कहानी का एसेंस और जितने लोग लड़ रहे हैं नाम उन्हीं का है। जब तक राम का नाम रहेगा ना तब तक रावण का भी रहेगा। और अगर तुम्हें अपनी औकात कहनी पड़ रही, तुमको पता है, तुम इसको देखो, इसको वॉच करो। तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएगा, कहेगा चलो मूवी देख के आते हैं, माइंड फ्रेश करोगे। मूवी देख के, हाँ, फिर तुम्हें मूवी दिखाएगा 3 घंटे। फिर जब तुम मूवी हॉल से बाहर निकलोगे फिर तुम्हें जलील करेगा कि 4 घंटे वेस्ट हो गए, इतने में तो रिवाइज कर लेते। तुम अपने माइंड को कभी वॉच करो, तुमको जीवन में कोई कॉमेडी सीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 24 आवर तुम्हारे साथ खेलता है ये, इफ यू आर अनकॉन्शियस। इसीलिए इंडिया की जो सबसे बड़ी चीज है, द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द एंटायर वर्ल्ड इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब टू वॉच योर माइंड। तुम इसको देखो, इसको वॉच करो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी कम है, बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, जब 3rd से 4th में गए तो जो 4th क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, सब, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और ज्यादातर राजा जो बनना चाहते हैं वो ताबीज ढूंढते हैं कि भैया कोई ताबीज मिल जाए तो पहन ले भैया। इस देश की मनोविज्ञान समझ में आ गया, इस देश के लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि सबको राजा बनना है। आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और फिर इनसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदा लो। ये फॉर्मूला निकाला किसने? ड्यूप्ले ने। इसको लगाया किसने? क्लाइव ने। फोर्ट विलियम का गवर्नर बन के पहुंचता है बंगाल, और बंगाल पहुंचते ही वो पूछता बंगालियों से कौन कौन राजा बनेगा। सब हाथ उठा दी, मीर जाफर, खादिम खान, इतने लोगों ने हाथ उठा दिया। साहब
एक विभीषण ने रावण को खत्म कर दिया। बंगाल में 20-20 विभीषण मिले। इस देश में सब मेरे साथ पिछली बार कुछ मेरे सोसाइटी के लोग आए थे, तो सोसाइटी में वो स्विमिंग पूल होते हैं ना, उसमें वो लोग स्विमिंग करते हैं। तो आए तो बोले कि हम ब्रह्मपुत्र में स्विमिंग करेंगे। हमने कहा ये गलती मत करना, एक बार जंप कर गए ना फिर ऊपर नहीं आओगे। एनसीईआरटी क्या है? स्विमिंग पूल है। सोसाइटियों में छोटे छोटे स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें लोगों को हाथ पैर हिला के ऊपर ही रहते, 4 फीट का स्विमिंग पूल यार। तो उनको एक इल्यूजन पैदा हो जाता है कि हम स्विमिंग करना जानते हैं। फिर नदियों में क्या होता है, ऊपर पानी शांत होता है, नीचे अंडर करंट होता है। और एक बार तुम नीचे चले गए फिर तो, और अगर तुम पैनिक हो गए फिर तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। और स्विमिंग के जो लॉज हैं वो जिंदगी के भी लॉज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई डूबे उससे करीब मत जाना। अगर बचाना है, कपड़ा उतारा तो उसको पकड़ा रहे हो। अगर वो कह रहा हम कपड़ा नहीं पकड़ेंगे, तब उससे करीब मत जाना। अगर तुम उसके करीब गए तो वो तुमको लेके जाएगा। मेरे साथ पिछली बार कभी तीनों आदमी की पर्सनालिटी देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स इन द लाइफ ऑफ कृष्णा। मतलब कोई पैदा हुआ, उसके मदर फादर जेल में है, वो तो जिंदगी भर रोता ही रहेगा कि मेरी मम्मी जेल में है। रेयरिटी ऑफ रेयर, यू विल फाइंड अ इंस्टेंस व्हेन कृष्णा इज क्राइंग। एक इंस्टेंस में बताता हूं, जब वो व्हेन ही इज क्राइंग, व्हेन सुदामा कम्स टू मीट हिम, हिज फ्रेंड, और वो भी इतना रोए कि आंसू से पैर धुल दिए। मतलब सुन के भी लगता कि नहीं यार, इतना कहते नहीं रोए, अब जीवन में तो रोए नहीं तो सारा सेव रहा होगा। और सुदामा को देख के रोने लगे। उनकी वाइफ परेशान है कि ये कौन है। कभी तीनों आदमी की पर्सनालिटी, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। 18th सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया। कंपनी ने, रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले। किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? चारों तरफ राज्य हैं, राजा महाराजा हैं, एक विकसित समाज है, असंभव को मजाक बना दिया। आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? एक जिला छोड़, दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलम, और जिनको तुम भोग करना चाहते हो, एंजॉयमेंट, ये पैसे से होता ही नहीं, तो तुम नाहक में इसके पीछे भाग रहे हो। ये भोग होता है शक्ति से, पावर, और पैसा शक्ति का गुलाम है। यही तो हिंदू धर्म की सीख है। विष्णु शक्ति है और लक्ष्मी जी उनकी वाइफ है। यही तो कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है? तुम अगर लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो वो अपने आदमी को थोड़ी छोड़ेंगी। माँ 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 कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, वो तो कहेंगी पहले पापा को बुलाओ, और तुम पापा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और पापा यानी शक्ति, तो माँ तुम्हारे घर आएगी, एकदम आएगी, लेकिन पहले पिता को तो बुलाओ। और पिता यानी शक्ति, और उस शक्ति के लिए तुम्हें जलना पड़ेगा। और जिनको तो गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं पहनते। 1922 में चौरी चौरा एक जगह है यूपी में, वहां का पुलिस स्टेशन जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया, सरकार पे सीधा हमला। सरकार ने कहा मारेंगे इन लोगों को, खूब मारेंगे। वही घटना, सेम वही घटना 2010 में हुई। आदरणीय बाबा रामदेव रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको लड़ो, आपको हक है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, डेमोक्रेसी है, आप लड़ो। सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि 12 बजे के बाद रामलीला ग्राउंड छोड़ देना। अब सरकार, हमें सरकार के आदेश, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम सरकार से थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए था। पर बाबा वो बात नहीं समझ पाए। आगे क्या हुआ कहने की जरूरत ही नहीं। फिर गांधी जी कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे बहुत सारे लोग। हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले रहे थे। आप आम कैसे खाते हैं? अरे चाचा, जब तुम इंटरव्यू ले ही रहे थे तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, कुछ और अच्छी अच्छी बातें पूछ लिए होते। आम कोई आदमी कैसे खाएगा?
या तो काट के खाएगा या चूस के खाएगा, वो सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं, मेट्रो की लाइन लगी है, लोग टिकट खरीद रहे हैं और 5 फुट 2 इंच का एक 20 किलो का आदमी चला गया, साहब तो लाइन में आइए, लाइन में आइए, वी आर फुल लाइन में आइए। और वहीं पे 2 गुज्जर आ गए 6.5 फीट के, 200 kg वेट, और हट जावे हमें 2 टिकट दियो। पीछे लोग खड़े होके बस ऐसे सर झुका के बस ऐसे भुनभुनाते रहते हैं कि कोई कानून ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कहीं से भी टिकट, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। 2 आगे गुज्जर के लगे दासना से, ओ भाई 2 टिकट दियो जरा। हाँ भाई साहब ले लो भाई साहब। वो उत्साह कहां से है? ताकत से। मेट्रो कलेक्टर बनना है। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े जाते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था भैया। अब तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, पूरा आर्टिकल 1 से लेकर बोलना शुरू किया तुम, और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा भैया। तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो। जैसे अंबेडकर कहते हैं मेरी बानी हिंदुस्तान में शादी 2 इंडिविजुअल के बीच में थोड़ी होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है। कोशिश करके देख लो। अपने घर में फोन करके बता दो कि पिताजी हमको लड़की मिल गई है, बहुत सीधी, सज्जन, सुशील, सुंदर और गृहकार में दक्ष, एफिशिएंट। तो पिताजी पहली बात यही पूछेंगे कि पापा क्या करते हैं लड़की के? तुमने कहा जी वो रिक्शा चलाते। भाई साहब ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना कि फोन का स्पीकर फट जाएगा कि तुमको पढ़ाना ही बेकार हो गया। और तुमने कह दिया कि साहब वो लड़की पापा हफ्ते में 1 ही दिन घर आती है लौट के, बाकी शराब बहुत पीती है, लेकिन पापा सेंट्रल मिनिस्टर है। बोले बेटा ये तो संगत का असर है ना, हमारे घर में आएगी तो साधु संगत में रहेगी तो सोडा वाटर पिएगी नींबू डाल के। हिंदुस्तान में शादी 2 इंडिविजुअल। सर ये राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। और जैसे जैसे और 3rd फेज जो ध्यान का है सर, उस पे तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। 3rd फेज तो अगर मैं बोलूं तो उसका तो मैं अधिकारी ही नहीं हूं सर, पर हाँ 2nd फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल। आपकी अचीवमेंट देख के दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर? ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ेगा सर, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। सर ये भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो, टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना, विधायक जी बिजी है। पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रतीक है।
शंकर जी बहुत सारी चीजों के प्रतीक है, धर पर भी चर्चा होगी सर। मैंने भारत के सारे जो हमारे आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, हनुमान जी, प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, जितनी मुझे जानकारी है, और जिसने मन को ध्यान से जीत लिया वो महावीर हो गया सर। शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। शक्ति इकट्ठा करो। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया। वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। पति जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। वो लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए। तो लेडी ने, उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी? बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा, आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो। अच्छा मैंने जो भिखमंगे होते हैं ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे। जो भिखमंगे होते हैं ना, वो बड़ी, पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उस्मान अली, निजाम ऑफ हैदराबाद, he offered him 2000 crore rupees, 2000 करोड़ 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे तो भाई साहब सीधी सी बात है, तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम चिंता मत करो। इफ योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरे शादी में नहीं आओगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। कोई करके दिखाए तो जाने। और ये मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं, ये भी गलती मत करना। हाँ, कहना मैं माँ बगुला मुखी की साधना कर रहा हूं, उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके एक आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांग के कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मैं बताना आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सब, खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के। पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतारो। किसको उतार रहे हो भैया? बोले आत्मा आए पिछले 400 साल से बैठे, एक शीशी लेके खड़े हुए। लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे। तुम पढ़ते वक्त किस चीज से भागते हो पता है? सोचने से। तुम कहते हो टाइम लगता है। देखो मैडम दूसरे साल आ गई, 1 साल पढ़ी फिर पढ़ रही है। तुम भाग नहीं सकते, तुम इस चीज से बच नहीं सकते कि मैं नहीं सोचूंगा, मैं जल्दी में हूं, अरे इसमें बहुत टाइम लग रहा है। अबे लगने दो टाइम। जब ये नहीं सोचोगे तो दिमाग कुछ तो सोचेगा। When you will not think all these things, when you will not correlate all these things, तो something mind has to think। तो लड़के के बारे में सोच। तुम पढ़ते वक्त अभी कुछ साल कई चीजें हैं जो मैं हर सेमिनार में रिपीट करता हूं। उसमें से एक ये है कि स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं है। कि तुम लोग जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हो, अपने स्कूल में किसी कारणवश पकड़े गए, कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, तो मेरी माता जी ने कहा घर में कि कुल का नाम खराब कर रहा। तो मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले कौन सा मुगल कुल है कि हमारे कुल का भारत में बड़ा नाम। बोले कोई बात नहीं बेटा, जाओ, तुम हो गई गलती तो कोई बात नहीं। मैं तो क्लास में देखता हूँ 500 लड़के 600 लड़के बैठे होते हैं, सवाल ही नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। जब तुमको तुम्हारी एजुकेशन इतनी हिम्मत नहीं दे पाई कि तुम भीड़ में खड़े होकर प्रश्न कर सको, तो वो एजुकेशन तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है?
अगर तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो और तुम सवाल नहीं कर सकते, भाई तुम सवाल, यहां इतने सारे लोग बैठे, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो और लोग हंसते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोग सिर्फ मुर्दों पे नहीं हंसते। कई चीजें हैं जो मैं हर सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, आया पोरस सिकंदर के सामने, सिकंदर ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बोला वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी है। अच्छा, किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4 कार है, होगी कार। हमारे लिए हिंदुस्तान में 10-12 लोग अमीर हैं। सदगुरु, जिस दिन मिलूंगा पैर छूलूंगा। स्वामी करमवीर, महात्मा जी हैं स्वामी करमवीर, हम जब भी जाते हैं उनके चरणों में लेट जाते हैं। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना, ये अमीरी थोड़ी है। जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, कृष्ण को देखो, कंस से नफरत नहीं है, मार डाला कंस को। वो फार्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मार डाला। लेकिन आप अगर सीन देखो तो अंतिम तक हंसते रहे, क्या मामा जी। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। अप्रोच ही अलग है लाइफ का, कॉन्सेप्ट ही अलग है जिंदगी का। मारते मारते भी हंस रहे हैं। शिशुपाल गाली दे रहा, गुस्से में है, युधिष्ठिर क्रोध में आ गए हैं, रोकते हैं वो युधिष्ठिर को, अर्जुन को, कह रहे मुस्कुराते हैं शिशुपाल को देख के, अरे यार गाली दे रहे यार। फिर जब वो 90 क्रॉस कर जाता है तो टोकते भी हैं कि भाई तेरी मां को वादा किया है हमने कि 100 क्रॉस हो जाएगा तो लगा देंगे। और